नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ममता के गढ़ में अमित शाह की हुंकार, टीएमसी के दर्जनों लीडर हुए बीजेपी में शामिल। कांग्रेस में घमासान, सोनिया गांधी ने कांग्रेस के 23 नाराज वरिष्ठ नेताओं से की बातचीत। सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को लगाई फटकार, कहा अपने वादे पूरे करो। शिवसेना ने पेश की सफाई। सामने आया कांग्रेस का झूठ, जयराम रमेश ने मानहानि केस में एनएसए अजीत डोभाल के बेटे से मांगी माफी। एनसीबी के डर से देश छोड़कर भागे अर्जुन रामपाल, समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं हुए थे उपस्थित। नजर डालते हैं पहली बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। टीएमसी के दर्जनों नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है, जिसके बाद ममता बनर्जी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस दौरान ममता के करीबी शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें मंच पर अमित शाह के बगल में जगह दी गई। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पकड़ बंगाल में मजबूत की है और अब टीएमसी के नेता एक एक करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, अमित शाह ने भी अब बंगाल में हुंकार भर दी है, तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती चुनाव से पहले खड़ी हो गई है। देखिए, ममता बनर्जी के लिए चुनौती ही नहीं बल्कि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल हो गया है। वो सरकार चला रही हैं, काफ़ी पॉपुलर लीडर रही हैं। पिछले चुनाव में वन साइडेड वो चुनाव जीती थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में 18 सीट बीजेपी जीत पाई थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो लोग मोदी के नाम पे वोट देते हैं। लेकिन असेंबली में ममता बनर्जी से इस तरीके से टक्कर देने का काम जो अमित शाह कर रहे हैं, ये अनइमेजिनेबल है। किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के दिमाग में ये बात नहीं गई होगी कि ठीक चुनाव से 6 महीने पहले आप ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर, ये मिदनापुर जो है, यहाँ पे 15 असेंबली सीट्स हैं। पिछले चुनाव में 15 के 15 सीटें टीएमसी के पास गई थी। आप वहां पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी, वहां के सबसे बड़े लीडर, वहां के मंत्री, वहां के पूर्व सांसद, कई सारे चेयरमैन, कई सारे वर्कर्स, कई सारे लीडर्स टीएमसी से और वामपंथी संगठनों से आप बीजेपी में पब्लिकली इस तरह से आप शामिल कराने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और यही कमाल अमित शाह का है कि वो जिनके बारे में कहा जाता है कि भारत की राजनीति के वो चाणक्य है, तो आज उन्होंने प्रूव किया है कि अथक प्रयास से और 24 घंटे किसी राज्य में अगर आप काम करते रहेंगे, 24 आवर्स आप उसके बारे में सोचते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, तो इस तरह का रिजल्ट लाया जा सकता है। तो अभी जो स्थिति जो बन रही है, अमित शाह कल भी वहाँ पे रहेंगे और 2 दिनों का ये जो दौरा हुआ है वो ममता बनर्जी के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है। रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में सोनिया गांधी ने उन 23 नाराज वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत की, जिन्होंने 4 महीने पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। डॉक्टर मनीष, 4 महीने पहले 23 नेताओं ने कांग्रेस के सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई थी। अब उन्हीं नेताओं से सोनिया गांधी ने इस मीटिंग में बातचीत की है। क्या मायने हैं इसके? देखिए, ये 23 लीडर्स कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दे दी। और तो और इसमें ज्यादातर लीडर वो हैं जो सोनिया गांधी के गुड बुक में थे। अब उनकी नाराजगी की वजह क्या थी? उनकी नाराजगी की वजह 3-4 थी। पहली बात ये कि वो राहुल गांधी के वर्किंग स्टाइल से वो खुश नहीं थे। दूसरी बात कि जिस तरह से संगठन चलाया जा रहा था उससे भी उनकी नाराजगी थी। तीसरी बात, जिस तरीके से सारे जो संगठन के जो पोस्ट्स हैं जिसके ऊपर कोई इलेक्शंस नहीं हो रहा था, इसको कह सकते हैं कि बहुत ही लैकलस्टर तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, तो इनकी ये मांग थी कि जल्द से जल्द
इन चीज़ों के ऊपर, चाहे CWC हो, चाहे वो तमाम संगठन का जो पोस्ट है उसके ऊपर चुनाव हो। तो अब जब ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग राहुल गांधी के खिलाफ जा रहे हैं, तो सोनिया गांधी ने बीच बचाव करने के लिए, इन्हें मनाने के लिए इन लोगों से आज इन्होंने बात की। बातचीत का जो दायरा रहा वो बहुत ही सिंपल रहा। सोनिया गांधी वो चाहती हैं कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सामने आए। अप्रैल में चुनाव होने हैं अध्यक्ष पद के लिए। उससे पहले सोनिया गांधी ये चाहती कि जो तमाम जो लीडर्स जो नाराज चल रहे हैं उनसे बातचीत करके एक नए ढंग से संगठन को बनाया जाए। आज जो फैसले हुए हैं उस फैसला का जो सबसे अहम हिस्सा ये है कि कमलनाथ इन तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे, आगे कोऑर्डिनेट करेंगे और 1 महीने के बाद आइदर पंजाब या राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का एक ओपन सेशन होगा जिसमें सारे नेता अपने ग्रीवांसेस को रखेंगे और उसके बाद सोनिया गांधी जो फैसला करेंगी वो सर्वमान्य होगा। कहने का मतलब ये है कि सोनिया गांधी की जो कवायद आज जिस तरह से जो विरोधी बागी कांग्रेसी लीडर से जो बात करने की थी उसका लब्बो लुभाव यही है कि सोनिया गांधी फिर से राहुल गांधी को बिना किसी विवाद के कैसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दें, इसी की कवायद में वो जुटी हुई है। जी, अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी ने फटकार लगाई है। सोनिया गांधी ने हाल में शिवसेना को पत्र लिख अपने वादे याद दिलाए। इसके तहत सोनिया गांधी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाते हुए दलितों और आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ उपाय लागू करने की बात कही। अब शिवसेना नेता सोनिया गांधी की इस फटकार पर सफाइयां पेश करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मनीष, कांग्रेस और शिवसेना के बीच दरार तो पहले भी पड़ी थी, हमने ये भी देखा था। अब फिर एक बार सोनिया गांधी ने शिवसेना को उनके वादे याद दिलाए हैं। देखिए, ये जो सोनिया गांधी का जो ये पत्र है, ये पत्र अपने आप में चौंकाने वाला है। आप फोन पे बात कर सकते हैं, आपके गठबंधन में है, और इस तरीके से पत्र लिखना और पत्र को सार्वजनिक कर देना, उसको न्यूज बना देना, ये अपने आप में एक सिग्नल है कि कांग्रेस पार्टी इस अघाड़ी सरकार में कंफर्टेबल नहीं है। अब सोनिया गांधी ने पत्र लिखा तो वो पत्र के का जो लब्बो लुभाव है वो क्या है? सोनिया गांधी लगातार इस पत्र में उद्धव ठाकरे को उनके वादों को याद दिला रही हैं कि आपने जो कमिटमेंट दिया था कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसको वो लागू करें। और उदाहरण के तौर पे उस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने कहा कि ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जिस तरीके से प्रोग्राम्स बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, जिस तरह से सरकार को इनके वेलफेयर के लिए पैसे एलोकेट करने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, जिस तरह के कानून बनाने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं। मतलब ये कि एक तरीके से सोनिया गांधी ने इस अघाड़ी सरकार को ही एंटी SC ST, एंटी दलित, एंटी वनवासी घोषित कर दिया इस चिट्ठी के जरिए। अब सवाल यह है कि ये पत्र सोनिया गांधी ने क्यों लिखा? तो सोनिया गांधी ने इस पत्र को इसलिए लिखा है कि जिस तरीके से शिवसेना और NCP महाराष्ट्र की सरकार के गवर्नेंस के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ गई हैं और सारी मलाई जिसको कह सकते हैं वो NCP और शिवसेना चट कर जा रही है और कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस गठबंधन में छूटा हुआ महसूस कर रही है, एलिनेट महसूस कर रही है। तो ये जरूरी था ये दबाव डालने के लिए, और चूंकि सोनिया गांधी सबसे बड़ी लीडर हैं इसलिए ये पत्र अपने आप में एक दबाव का काम है। हालांकि कांग्रेस शिवसेना की तरफ से ये कहा गया ये कोई दबाव नहीं है। अगर ये दबाव नहीं है तो फिर क्या हो सकता है कि आप फोन पे बात क्यों नहीं कर सकते? आप कांग्रेस पार्टी के दूसरे लीडर्स मुख्यमंत्री के पास जाकर के बातचीत के दौरान वो इस बात को कन्वे क्यों नहीं कर सकते? अगर सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है और पत्र को मीडिया में जारी किया गया है तो ऑफ कोर्स ये एक दबाव की राजनीति है। अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद ही पार्टी के लिए खाई खोदने का काम कर रहे हैं और बेतुकी बातों पर झूठ बोल बोलकर कांग्रेस की किरकिरी करवा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कारवां मैगजीन का साथ देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन जब विवेक डोभाल ने दोनों पर मानहानि का केस किया तो कोर्ट में कांग्रेस नेता का झूठ सबके सामने आ गया, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी
और फिर एक बार कांग्रेस पार्टी हंसी का पात्र बन गई। डॉक्टर मनीष, बार बार ये बातें सामने आती रही हैं कि कई खबरों पर कांग्रेस झूठ फैलाती रही है, ये क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक इकोसिस्टम का नाम है। वो मीडिया के जरिए, पत्रकारों के जरिए, एनालिस्ट के जरिए झूठ की खेती करने में माहिर है। और ये जो कारवां मैगजीन है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल का एक प्रॉपर, ये एक पहली खबर नहीं है इस तरह की। इस तरह की कारवां मैगजीन ने तो कम से कम दर्जनों इस तरह की खबरें इन लोगों ने छापी होगी जो फेक है, झूठ है, लेकिन वो अंग्रेजी में छपता है और बाकी ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल का ये जो इकोसिस्टम है वो उसे तरजीह देता है। तो इसलिए ये मसला बड़ा हो जाता है। अब इन्होंने टारगेट किया किसको? जैसे वो टारगेट करते हैं अमित शाह के बेटे को, वो टारगेट करते हैं अजीत डोभाल के बेटे को, वो टारगेट करते हैं नए लीडर्स, जो नए लोग जो आ रहे हैं, वो तरह तरह के, और उसके लिए कोई साक्ष्य नहीं होते, कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आरोप लगाने का काम करते हैं। अब पहले क्या होता था कि इस तरह के आरोप लोग लगाते थे, मीडिया में आ जाता था, बदनाम हो जाते थे लोग और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में राजनीति में यह तब्दीलियां आई हैं जब से केजरीवाल की एंट्री हुई है। केजरीवाल ने भी इसी तरीके से इस इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हुए वो लिस्ट लेकर के आता था कि ये बेईमान, वो घुसखोर, ये घोटालेबाज, ये सारे लोगों के लिस्ट देता था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो झूठे आरोप, अनर्गल आरोप, बिना किसी सबूत के आरोप लगाया करता था। तो इस तरह के एलिमेंट से डील करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने एक अलग किस्म का ट्रीटमेंट देना शुरू किया। इसके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस जो है हर जगह होने लग गया। हुआ ये, उसमें इमीडिएटली ये जो झूठ की खेती करने वाले केजरीवाल, इनको हर जगह माफी मांगनी पड़ी। ये हर जगह अनकंडीशनल अपोलॉजी जो है इन केजरीवाल ने दिया। अब ये जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के इंटेलेक्चुअल में गिनती होती है। ये इतना बेदाग चेहरा है कि जिसे आप ये समझ लीजिए कि अगर ये टेलीविजन पे भाषण दे रहा है तो कोई उसकी बातों को बाकायदा उसको झूठ नहीं मानेगा। इस तरह की इमेज बनी हुई है। लेकिन काम क्या है, इनका धंधा क्या है? ये अनर्गल आरोप लगाने का, अफवाह फैलाने का। और इसलिए अजीत डोभाल के बेटे ने वही ट्रीटमेंट दिया कि वो सीधे कोर्ट गए और कारवां मैगजीन और जयराम रमेश के खिलाफ इन्होंने डिफेमेशन का केस। अब वहां पे इनके पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने माफी मांगी है और यह कहा है कि इलेक्शन का समय था, मुझे कुछ और करना था, माफ कर दो। तो ये माफी मिल गई है। लेकिन इस तरह के लोगों से देश के जनता को सावधान रहना चाहिए कि जो मीडिया के नाम पे, आर्टिकल के नाम पे, ये तमाम इस तरह के जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। जी, अब नजर डालते हैं हमारी अगली खबर पर। बॉलीवुड में ड्रग्स के मायाजाल में शामिल लोगों पर एनसीबी धीरे धीरे शिकंजा कसती जा रही है। हाल में 16 दिसंबर को अभिनेता अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने एक बार फिर उपस्थित होने को कहा था, लेकिन अर्जुन एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। अब उन्हें लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अर्जुन रामपाल एनसीबी की पूछताछ के डर से देश छोड़कर भाग गए। डॉक्टर मनीष, एनसीबी ने अर्जुन रामपाल को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं उपस्थित हुए और अब जानकारी सामने आई कि अर्जुन रामपाल देश छोड़कर भाग गए। क्या उन्हें डर था? देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है कि एक शख्स जिसको ड्रग्स के मसले में 16 तारीख को तलब किया गया, जब वो वहां नहीं पहुंचे तो वकील के जरिए उन्होंने ये पेशकश की कि मुझे 1 सप्ताह का वक्त दिया जाए, मैं 22 तारीख को आपके सामने हाजिर होऊंगा। और जब मैंने आज इस खबर को मैंने देखा, मैं भी चकरा गया कि ये आखिर ये मसला क्या है। दरअसल अर्जुन रामपाल एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड, जिनका नाम गैब्रिएला है, और उनके जो गैब्रिएला के जो ब्रदर हैं, उनके खिलाफ एनसीबी के पास कई सारे पुख्ते सबूत आ गए हैं, कई सारे चैट्स आ गए और ये पता चल रहा है कि ये गैब्रिएला का भाई, जो अर्जुन रामपाल का बहुत ही क्लोज मित्र है, वो इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। वो विदेश से ड्रग्स लाता भी है और भारत में ड्रग्स लाने के बाद उसे बाहर अलग अलग देशों में पहुंचाता भी है। इसके तार ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, तमाम यूरोप कंट्रीज से इसके तार मिल रहे हैं और इसके पास से कई सारे बैंड सब्सटेंस भी बरामद हुए हैं। और अब
सवाल ये है कि क्या वो 22 तारीख तक भारत लौटेंगे, क्योंकि उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, वो अचानक से वो गायब हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि वो लंदन चले गए। ये खबर अफवाह है, हकीकत है, क्या है, नहीं है। ये 22 तारीख को अगर वो आते हैं तब तो ये माना जाएगा कि भाई वो गए थे, भागने का इरादा नहीं था। और अगर वो 22 तारीख को वापस हिंदुस्तान नहीं आते हैं तो ये समझिए कि इस केस में एक बिल्कुल एक नया डायमेंशन आ जाएगा जो बॉलीवुड गैंग के लिए काफी महंगा पड़ेगा। जी डॉक्टर मनीष, इन तमाम बड़ी खबरों पर आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबरों का पंचनामा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।